हाँ जी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इससे पहले भी हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 18 और 1986। और उससे पहले इसी मैटर से रिलेटेड हमारे पास जो लो था वो था MRTP, मैन्युपुलेटिव एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969। MRTP एक्ट 1969। फिर इसको रिप्लेस करके लाए हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब इसको रिप्लेस करके लाए हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि काफी अपग्रेडेड वर्जन है। बेसिकली MRTP के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, जैसे कि अपने आप में नेम सजेस्ट कर रहा है, मैन्युपुलेटिव एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। तो मेन मोटिव क्या था कि मार्केट में कोई भी मैन्युपुलेटिव ट्रेड प्रैक्टिस ना करे, अपने अकॉर्डिंग मार्केट को मैन्युपुलेट ना करे, कोई भी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस ना करे। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि अगर आपको हमारे यहाँ से सिलेंडर चाहिए तो चूल्हा भी हमारे यहाँ से लेना पड़ेगा, अगर आपको हमारे यहाँ से आटा चाहिए तो चीनी भी हमारे यहीं से लेनी पड़ेगी, राइट। इस टाइप की कोई ट्रेड प्रैक्टिस ना हो। बाद में इस एक्ट के अंदर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को भी ऐड कर दिया गया, भाई कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस भी ना करे। मेन मोटिव तो यही था, टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर। लेकिन इस एक्ट का जो स्कोप था वो काफी लिमिटेड था। लिमिटेड इन द सेंस कि एक्ट के अंदर जो मेन फोकस किया गया था MRTP के अंदर, वो किया गया था कि भाई पावर कंसंट्रेट ना हो, मतलब कोई भी अपने आप में इतना पावरफुल ना बने कि वो पूरी मार्केट को मैन्युपुलेट कर सके और मार्केट में कंपटीशन खत्म हो जाए। अगर मार्केट में कंपटीशन नहीं है, आपके पास ऑप्शंस नहीं है, आपके पास वैरायटीज नहीं है, तो सामने वाला जो भी दे रहा है, चाहे क्वालिटी अच्छी है या बुरी है, जिस भी प्राइस पर दे रहा है, चाहे वो महंगा है या सस्ता है, आपको लेना पड़ेगा क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। और इस एक्ट के अंदर सिर्फ हमारे पास एक कमीशन थी, सिंगल कमीशन। अब जी पूरे इंडिया का भार इस सिंगल कमीशन के कंधों पर आके रुक जाता। तो कुल मिलाकर एक्ट का स्कोप भी लिमिटेड था और यहाँ पर जो हमारे पास रिड्रेसल सिस्टम था या इंक्वायरी सिस्टम था वो भी काफी वीक था, तो इसको हटाया गया और 1986 के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ज्यादा फोकस कंज्यूमर के ऊपर किया गया, ना कि मार्केट के ऊपर। तो मार्केट को दिमाग में रखते हुए फिर एक अलग से एक्ट आया हमारे पास, कंपटीशन एक्ट, जो कि हम पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में 25 मार्क्स का है, राइट। तो कुल मिलाकर MRTP को हटाकर हमारे पास एक आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और दूसरा आया हमारे पास कंपटीशन एक्ट। अब जी कंपटीशन एक्ट तो हमारे पास है, लेकिन इस एक्ट के अंदर भी ये महसूस किया गया कि जितना ज्यादा बर्डन है कंज्यूमर डिस्प्यूट्स का, और इस एक्ट में जो रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया गया था वो रिड्रेसल मैकेनिज्म सफिशिएंट नहीं है उस बर्डन को टॉलरेट करने के लिए। तो इसलिए अब इसको भी खत्म कर दिया गया और हमारे पास नया क्या आया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। बात बड़ी सिंपल सी है, पहले के टाइम में कहा जाता था कि भैया ग्राहक ही भगवान है, ग्राहक भगवान का दूसरा रूप है, मतलब कंज्यूमर इज द किंग। तो जो सेलर्स हैं, आप सेलर कह लीजिए, आप ट्रेडर कह लीजिए, आप मैन्युफैक्चरर कह लीजिए, आज की डेट में सर्विस प्रोवाइडर कह लीजिए, ये लोग अपने आप इस चीज का ध्यान रखते थे कि कंज्यूमर को किसी चीज की दिक्कत ना हो, अपनी तरफ से मैक्सिमम ऑनेस्टी ये फॉलो करते थे और इनका मानना ये था कंज्यूमर इज द किंग। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कमर्शलाइजेशन बढ़ता गया, मन में लालच बढ़ता गया, थोड़े समय में ज्यादा पैसे कमाने की चाह बढ़ती गई, तो कंज्यूमर इज द किंग से हमारा कंसेप्ट थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ और फिर कंसेप्ट लाया गया कैविएट एम्पटर। कैविएट एम्पटर क्या होता है, किसने सुना होगा? कैविएट एम्पटर, लेट द बायर बीवेयर। सेल ऑफ गुड्स एक्ट की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लीज जरूर देखिए। लेट द बायर बीवेयर, ठीक है। लेट द बायर बीवेयर का मतलब फिर ये कंसेप्ट आ गया कि भैया बायर को अपने आप से देखने दो ना, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है।
अगर वो सामान परचेज करने आया है तो उसकी ड्यूटी है कि वो आंख बंद करके परचेज ना करे सामान को, और वो जो सामान परचेज कर रहा है उसके लिए जो वो पैसे पे कर रहा है उतनी वर्थ है भी या नहीं है, या जो वो सामान परचेज कर रहा है एक्चुअल में उसके लिए यूजफुल है भी या नहीं है। बायर को अपने आप डिसाइड करने दो कि भैया कंज्यूमर इज द किंग वाला कंसेप्ट खत्म हो गया, अब आ गया लेट द बायर बीवेयर। अब धीरे धीरे और थोड़ा सा मैनिपुलेशन होने लगा, लालच बढ़ने लगा। तो भैया सिंपल सी बात ये आ गई मार्केट के अंदर कि किसी भी तरह से मार्केट के अंदर गलत इंफॉर्मेशन, मैं एक सिंगल वर्ड यूज कर रहा हूं, रॉन्ग इंफॉर्मेशन के बेसिस पर या फिर रॉन्ग प्रैक्टिस के बेसिस पर कंज्यूमर को बेवकूफ बनाया जाए। अल्टीमेटली आप जो देखते हो, आप जो सुनते हो वही परचेज करते हो। इसका मतलब एडवर्टीजमेंट का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगर एडवर्टीजमेंट देखकर आपको लगता है कि चीज की वर्थ है तो आप उसे परचेज कर लेते हो, अगर एडवर्टीजमेंट देखकर लगता है चीज की वर्थ नहीं है तो आप उसे परचेज नहीं करते। एक्चुअल में उसकी वर्थ है या नहीं है वो यूटिलाइज करने के बाद पता चलता है। इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें पता होता है इस चीज की वर्थ नहीं है, फिर भी लेना हमारे लिए मजबूरी बन जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, आप सारे मैच्योर है, किंडर जॉय। मेरे ख्याल से हर घर में जहां पर किड्स है, हमें पता है कि इसकी कोई वर्थ नहीं है, कोई यूटिलिटी नहीं है, लेकिन एडवर्टीजमेंट दिखा दिखा के बच्चों का दिमाग करप्ट कर रखा है, और ना चाहते हुए भी हमें दिलवाना पड़ता है किंडर जॉय, राइट। वहां पर एडवर्टीजमेंट में क्या शो किया जा रहा है कि इट इज गुड फॉर हेल्थ। क्या शो किया जा रहा है कि बच्चों की इंटेलेक्चुअल स्किल्स को इंक्रीज करता है, इसके अंदर टॉयज होते हैं तो बच्चे सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके माइंड को प्रमोट कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं, उन्हें लगता है कि हाँ दुनिया में वही एक एजुकेटर रह गए हैं। तो इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मेन मोटिव क्या है कि जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन मार्केट में दी जा रही है या जो रॉन्ग प्रैक्टिस मार्केट में की जा रही है, रॉन्ग प्रैक्टिस में सबसे बड़ा एग्जांपल है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, या फिर मैन्युपुलेटिव ट्रेड प्रैक्टिस, या फिर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। भैया इन चीजों को खत्म किया जाए और कंज्यूमर के पास कुछ हक होने चाहिए। सबसे पहले मैं वो हक ही दिखा रहा हूं। कहता है जी कंज्यूमर के पास कुछ हक होने चाहिए, उस चीज का ध्यान रखा जाएगा इस एक्ट के अंदर। शायद ऊपर चला गया, डेफिनेशंस में होगा। ये ना कंज्यूमर राइट्स includes the right to be protected against the marketing of goods, products or services which are hazardous, मतलब dangerous to the life and property. Right to be informed about the quality, quantity, potency, purity, standard and price of goods, product or services as the case may be, so as to protect the consumer against unfair trade practice. अगर आपको पता होगा कि किस प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, मार्केट के अंदर क्या प्राइस चल रहे हैं, कौन कौन कंपटीटर्स अवेलेबल है, क्या क्या सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, तो आपको थोड़ा सा आसान रहेगा राइट डिसीजन लेना, राइट। राइट टू बी assured wherever possible access to a variety of goods, products and services at competitive price. Right to be heard and to be assured that consumers interests will receive due consideration. तो मार्केट में सामान बेचते हुए, खरीदते हुए, सर्विसेज देते हुए, लेते हुए कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड होना चाहिए। राइट टू सिक रिड्रेसल अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, या फिर जो भी जिस भी तरह की गलत ट्रेड प्रैक्टिस है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर है, राइट। तो राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, तो हर तरह से कंज्यूमर के राइट को दिमाग में रखकर एक्ट को लाया गया है। और यहाँ पर कंज्यूमर का मतलब एक्चुअल कंज्यूमर है, मतलब बड़ा सिंपल सा है। देखिए ना, अगर मैं मान के चलिए एक लैपटॉप परचेज करता हूँ जो कि काफी अपने आप में कॉस्टली आइटम है,
एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए। बहुत कॉस्टली आइटम भी है, तभी मैं कहूँगा चलो अच्छे वाला लैपटॉप मैं 1 लाख रुपीस का परचेज कर रहा हूँ। लैपटॉप में अगर कुछ खराबी है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, अब मैन्युफैक्चरर उस चीज को नहीं हैंडल कर रहा है, मेरे ग्रीवियंसेस को रिजोल्व नहीं कर रहा है, तो अगर ये एक्ट ना हो तो मेरे पास क्या ऑप्शन रह गई कि मैं मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट सिविल कोर्ट जाऊं। मेरे पास एक ही ऑप्शन रह गई कि मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट सिविल कोर्ट जाऊं, और अगर सिविल कोर्ट जाऊंगा तो मुझे काले कोर्ट वालों की हेल्प लेनी पड़ेगी। मतलब और अगर मैं सिविल कोर्ट जा रहा हूं तो ये तो भूल ही जाइए कि एक हियरिंग के अंदर केस रिजोल्व होने वाला है। पहली बात तो इन भाई साहब की फीस दूंगा, दूसरी बात हो सकता है 4 हियरिंग लग जाए, हो सकता है 10 हियरिंग लग जाए, या हो सकता है कि सन्नी देओल वाला डायलॉग तारीख पे तारीख चलती रहे। 1 लाख के प्रोडक्ट के लिए क्या मैं इतना टाइम निकाल सकता हूँ? द आंसर इज नो। कहता 99% कंज्यूमर ये टाइम नहीं निकाल सकते, ये फटीक नहीं ले सकते, ये हेडेक नहीं ले सकते, ये मेंटल टॉर्चर नहीं ले सकते, फिजिकल टॉर्चर नहीं ले सकते, इसलिए वो कभी भी जाते ही नहीं। जाते ही नहीं तो या तो वो बिल्कुल चुपचाप बैठ जाते हैं, चल जो हो गया देखी जाएगी, जिसकी वजह से जो सेलर्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, सर्विस प्रोवाइडर्स है, वो अपनी मनमानी करते रहते हैं, या फिर कलेश हाथापाई, राइट। तो उस चीज को खत्म करने के लिए ये एक्ट लाया गया ताकि आप मिनिमम एक्सपेंस का मतलब यू कैन इवन फाइल ऑनलाइन कंप्लेंट, मिनिमम एक्सपेंस के अंदर आप एक रिड्रेसल एजेंसी को अप्रोच कर सको, जहां पर अपना केस रखने के लिए आपको किसी प्रोफेशनल की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो इवन खुद अपना केस सामने रख सकते हैं, राइट। तो प्रियम्बल क्या कह रहा है जी इस एक्ट का? An act to provide for the protection of the interest of consumers and for the said purpose to establish authorities। किस लिए अथॉरिटीज एस्टेब्लिश करनी है? To protect the interest of the consumer, right? To establish authorities for timely and effective administration and settlement of consumers disputes and for matters connected therewith or incidental thereto। तो पूरे प्रियम्बल में किस चीज के ऊपर एम्फेसाइज किया हुआ है? एक चीज के ऊपर, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, और उसके साथ साथ टू एस्टेब्लिश सम अथॉरिटीज। किस लिए अथॉरिटीज एस्टेब्लिश करनी है? फॉर टाइमली एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, पहली चीज एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरी चीज सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है? कहता है जी पहले के एक्ट्स में सबसे बड़ी कमी क्या थी कि कोई एडवाइजरी काउंसिल नहीं थी। मतलब जो गवर्नमेंट को स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइज कर सके कंज्यूमर प्रोटेक्शन मैटर्स के ऊपर, राइट, ताकि गवर्नमेंट टाइमली अप्रोप्रिएट लॉज बना सके, एक्शंस ले सके, या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को पावर दे सके। तो इस एक्ट के अंदर वो एडवाइजरी काउंसिल्स एस्टेब्लिश की गई। उसके अलावा देखिए सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स तो है ही, उसके लिए तो हमारे पास काउंसिल्स होगी, राइट। तो वो काउंसिल्स नेशनल लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एस्टेब्लिश की गई, ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी एस्टेब्लिश करने का क्या मेन मोटिव है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही चीजों को रिजोल्व कर दिया जाए। तो वो चीज बाद में देखेंगे, फिलहाल एक्ट का मोटिव देखिए, ध्यान से देखेगा एक एक लाइन। अभी तक तो इस एक्ट में से एग्जाम्स में मेनली केस लॉज ही आते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम ये न्यू एक्ट एग्जाम्स में पूछा जाएगा, तो पता नहीं है केस लॉ आएगा या डेफिनेशन पूछी जा सकती है या कोई स्पेसिफिक प्रोविजन भी पूछा जा सकता है। इसलिए पहले तो हम क्लियर थे कि क्या इंपॉर्टेंट है इस एक्ट के अंदर, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब इस अटेम्प्ट से हम लोग क्लियर नहीं है। हो सकता है केस लॉज ही पूछे जाए, या हो सकता है डेफिनेशंस पूछी जाए, प्रोविजंस पूछे जाए, राइट। तो एप्लीकेबिलिटी क्या है? इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कहता सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस एक्ट शैल अप्लाई टू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस एक्ट शैल अप्लाई टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन किसी स्पेसिफिक गुड या किसी स्पेसिफिक सर्विस को इस एक्ट के प्रीव्यू से बाहर रखे, वो तो बात अलग हो गई। अदरवाइज कहता है जी ये एक्ट हर तरह के गुड पर, हर तरह की सर्विस पर एप्लीकेबल है।
तो यहां पर पहला आपको जानना जरूरी है कि गुड्स क्या होते हैं, दूसरी डेफिनेशन जाननी जरूरी है सर्विसेज क्या होती है फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, राइट। इस एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स क्या होते हैं, इस एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्विसेज क्या होती है। जैसे बड़ा सिंपल सा एग्जांपल पूछता हूं, क्या शेयर्स गुड्स होते हैं या नहीं होते? शेयर्स को गुड्स की कैटेगरी में हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है जी। आपने कहा शेयर्स गुड्स होते हैं। अब मेरी एक बात का जवाब देना, मिस्टर ए ने कंपनी को शेयर सप्लाई करे, 500 शेयर सप्लाई करे, 100 रुपए का एक शेयर था, तो भैया 50,000 रुपए कंपनी को दे दिए, ठीक है। कंपनी की तरफ से 6 मंथ्स तक भी मिस्टर ए के पास कोई कोरेस्पोंडेंस नहीं किया कि कंपनी ने उसके शेयर मतलब एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी है या रिजेक्ट करी है, कोई कोरेस्पोंडेंस नहीं किया और मिस्टर ए के पैसे भी वापस नहीं दिए। तो मिस्टर ए ने कहा दिस इज डेफिशिएंसी इन सर्विस, आई एम यूजिंग द वर्ड डेफिशिएंसी, और इस एक्ट के अंदर सर्विसेज के केस में आप डेफिशिएंसी वर्ड की यूज करेंगे, डिफेक्ट वर्ड यूज करेंगे इन केस ऑफ गुड्स, डेफिशिएंसी इन केस ऑफ सर्विस, राइट। तो मिस्टर ए ने कहा दिस इज डेफिशिएंसी इन सर्विस कंपनी की तरफ से, तो मिस्टर ए उठकर जाते हैं कंज्यूमर कोर्ट। अब बताइए क्या ये डेफिशिएंसी इन सर्विस है या नहीं है, और इस केस के अंदर क्या गुड्स कंसीडर किए जाएंगे, जो शेयर्स मिलने वाले थे मिस्टर ए को वो गुड्स कंसीडर किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे? देखो बात बड़ी सिंपल सी है जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर कोई चीज गुड्स के स्कोप में नहीं आती, कोई चीज सर्विसेज के स्कोप में नहीं आती, तो वो चीज इस एक्ट के स्कोप से बाहर है। तो उस चीज को लेकर आप इस एक्ट के अंदर किसी भी रिड्रेसल एजेंसी के पास नहीं जा सकते, उस चीज को लेकर इस एक्ट के अंदर आप कंप्लेंट लॉन्च नहीं करवा सकते, ठीक है। तो अब क्या, मुझे सिंपल सा ये केस लो आया हुआ है आपके एग्जाम्स में, और मुझे सिंपल सा ये बताइए क्या कंटेंशन ऑफ मिस्टर ए इज वैलिड और नॉट, एंड वेदर मिस्टर ए कैन अप्रोच टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट और नॉट? I think that because the complaint of Mr. is not related to the court, यानी कि जो मिस्टर ए जो है उसको सर्विस में दिक्कत आई है, उसको पैसे ही नहीं मिले, मतलब उसका वैल्यू ही नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर दिस एक्ट अप्लाई टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। एक बार जरा एग्जांपल थोड़ा सा क्लियर कर दो दोबारा से। मिस्टर ए ने अप्लाई किया शेयर्स के लिए, ठीक है, 6 मंथ्स तक भी कंपनी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मिस्टर ए को, ना कंपनी ने मिस्टर ए के पैसे वापस दिए, ना रिजेक्शन एप्लीकेशन हुई, ना अलॉटमेंट हुई, कुछ भी नहीं हुआ। मैं वही चीज आपको समझाना चाह रहा हूं कि कंपनी लॉ के अंदर जो हमारे पास वे आउट है वो अलग है, इस एक्ट के अंदर क्या ये केस एंटरटेनेबल है या नहीं है? इस एक्ट में क्या ये डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस कंसीडर की जाएगी या फिर क्या ये डिफेक्ट इन गुड्स कंसीडर किए जाएंगे? एक्चुअल में दिस केस इज नॉट एंटरटेनेबल इन दिस एक्ट। क्यों नहीं है एंटरटेनेबल? क्या मिस्टर ए कंज्यूमर है? अगर मिस्टर ए कंज्यूमर है तो देखिए मिस्टर ए जा सकते हैं, अगर कंज्यूमर ही नहीं है तो मिस्टर ए नहीं जा सकते। क्या गुड्स के लिए अप्लाई करना गुड्स खरीदना है? क्या गुड्स के लिए अप्लाई किया है अभी? क्या गुड्स के लिए अप्लाई करना गुड्स खरीदना है? पैसा दिया है, अभी आपके गुड्स मिले नहीं है, अलॉटमेंट नहीं हुई है, कंपनी के हाथ में, कंपनी अलॉट करे ना करे। क्या पैसा देना गुड्स खरीदना है? द आंसर इज नो। जब यहां पर गुड्स खरीदे ही नहीं गए अभी तक, तो किस चीज की डेफिशिएंसी? पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, क्या शेयर्स अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन मंगवाना सर्विसेज प्रोवाइड करना है?
द आंसर इज नो। कंपनी को ये सर्विसेज थोड़ी ना प्रोवाइड कर रही है। तो क्या मिस्टर ए कंज्यूमर है? द आंसर इज, तो हर केस लॉ को बड़ी बारीकी से देखना पड़ेगा। जितने पैरामीटर्स मैं आपको क्लास में समझाऊंगा, हर केस लॉ को उस हर पैरामीटर के ऊपर आपको एक बार जज करना पड़ेगा। कंपनी लॉ, हाँ जी। तो डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं कि एग्जाम्स में डायरेक्ट डेफिनेशंस पूछी जा सकती है, बल्कि बिना डेफिनेशंस क्लियर हुए आप कोई भी केस रिजॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि भैया एडवर्टीजमेंट्स ने सारा बेड़ा गर्क किया हुआ है, राइट। तो इन्होंने एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर बहुत लंबा चौड़ा अपना स्कोप लेके चले हैं। तो एडवर्टीजमेंट का मतलब कहता है एनी ऑडियो और विजुअल पब्लिसिटी, रिप्रेजेंटेशन, एंडोर्समेंट या प्रोनाउंसमेंट मेड बाय मीन्स ऑफ लाइट, साउंड, स्मोक, गैस, प्रिंट, इलेक्ट्रिक मीडिया, इंटरनेट और वेबसाइट। तो किसी भी तरह की ऑडियो प्रमोशन, विजुअल प्रमोशन या पब्लिसिटी, किसी भी तरह की रिप्रेजेंटेशन जिसके थ्रू आप सामान बेच रहे हैं, इसका मतलब आप दुकान पे जाते हैं और जो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव है वो सामान को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इवन उसको भी एडवर्टीजमेंट में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। किसी भी तरह की एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट क्या होता है एक्चुअल में ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाला एंडोर्समेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक्चुअल में इस एक्ट के अंदर देखिए कमाल, देखिए कि एंडोर्सर जो है वो डिफाइन ही नहीं किया हुआ कि एंडोर्सर किसे कहेंगे। एंडोर्समेंट को तो डिफाइन किया हुआ है, एंडोर्सर को डिफाइन नहीं किया हुआ। अच्छा, कोई भी एडवर्टीजमेंट आप टीवी पे देख, एक्टर्स, कोई भी एडवर्टीजमेंट आप टीवी पे देखते हैं तो वहां पर एक्टर्स आपको कहते हैं इससे बेहतर कुछ नहीं, मैं खुद यूज करता हूं। और मेरे ख्याल से जितना मैंने एटलीस्ट यंग जनरेशन को देखा है, तो 60 to 70% यंग जनरेशन तो इसी चीज में बेवकूफ बन जाते हैं कि ओहो सलमान खान जी यूज कर रहे हैं, फिर तो ये गोली खाने से हम भी सलमान खान बन जाएंगे, राइट। तो कम से कम 60 to 70% लोग तो इन चीजों पर जाते हैं। तो पहले वाले एक्ट्स के अंदर एंडोर्सर्स या एडवर्टाइजर्स, एडवर्टाइजर्स का मतलब मैं नहीं हूं, मतलब मेरी कंपनी है, अगर दीप ज्ञान की बात करें तो मैं तो सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैं जिसके थ्रू एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं वो एडवर्टाइजर्स, और जिन करेक्टर्स को लेकर मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं वो एंडोर्सर्स। उन सब के ऊपर एक्ट को अप्लाई किया गया कि भैया आपकी भी लाइबिलिटी है, अगर गलत चीज दिखाई या गलत चीज को एंडोर्स किया, अपना नाम जोड़ा उसके साथ, लोगों को ये दिखाया कि मुझे ये पसंद है, लोगों को भरोसा दिलवाया कि ये अच्छा है, और वो गलत चीज पाई, तो आपकी भी लाइबिलिटी बनेगी, खाली सर्विस प्रोवाइडर या मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर की लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो किसी भी तरह से आप कोई भी पब्लिसिटी कर रहे हो, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, एंडोर्समेंट कर रहे हो या प्रोनाउंसमेंट कर रहे हो, includes any notice, circular, label, wrapper, invoice और such other documents। तो जी आप मेट्रो में ट्रेवल करते हैं या बस में ट्रेवल करते हैं, बस की टिकट लेते हैं, टिकट के पीछे एडवर्टीजमेंट होती है, टिकट के पीछे एडवर्टीजमेंट होती है, इवन वो भी कहां पर कवर हो जाएगा, अब गवर्नमेंट ने भी प्राइवेट पार्टनरशिप के कंसेप्ट के अंदर देना शुरू कर दिया है, रेलवे टिकट में तो होती है ना, देनी चालू कर दी है गवर्नमेंट ने भी, तो वो भी सब अदर डॉक्यूमेंट्स में कवर हो गया। इसका मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह से आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं या फिर ऑडियो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, विजुअल एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, इवन तक की डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब क्या है, घर घर जाकर सामान को बिकवा रहे हैं, तो भी इस एक्ट में आप कवर हो जाओगे। तो बेसिकली जो पिछले एक्ट्स की कमियां थी, जिन डिस्प्यूट्स को लेकर केस लॉज बने हुए हैं, उन सब को इस नए एक्ट में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की गई, क्लैरिफाई करने की कोशिश की गई कि वे कोई डाउट ना रह जाए, राइट। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है कंप्लेनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप कंप्लेनेंट ही नहीं हो किसी केस के अंदर तो आप इस एक्ट में कंप्लेंट डाल ही नहीं सकते।
तो कंप्लेनेंट का मतलब क्या है, कहता है जी अ कंज्यूमर, जिसने गुड्स कंज्यूम करे हैं। तो जी कंज्यूमर की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम नीचे पढ़ेंगे। फिर अब वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन, अब जी बहुत सारी आजकल कंज्यूमर एसोसिएशंस होती है, लेकिन इन्होंने कौन सी कंज्यूमर एसोसिएशंस के बारे में बात किया है, रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट अ रजिस्टर्ड वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन। वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन का मतलब एक एसोसिएशन जो जन सेवा के लिए बनी है, कंज्यूमर्स की दिक्कतों को रिजॉल्व करने के लिए बनी है, लेकिन जिनका डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ कोई लेना देना नहीं है, राइट। लेकिन ये कहते हैं जो अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन है, उनके पास इस एक्ट में केस फाइल करने का कोई राइट नहीं, दे आर नॉट द कंप्लेनेंट। और यही चीज मैंने बड़ा क्लियर कट लिख दिया नीचे। फिर जी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कंप्लेनेंट हो सकती है। सेंट्रल अथॉरिटी, अब ये सेंट्रल अथॉरिटी का कंसेप्ट पिछले एक्ट में नहीं था, इस एक्ट में नया लेके आए हैं। वन और मोर कंज्यूमर्स वेयर देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट। मान के चलिए आपने किसी कंपनी की बाइक परचेज करी और कंपनी ने 20,000 का लोट बनाया था सेम मॉडल का। उस बाइक में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है इंजन में, तो 20 के 20,000 बाइक के इंजन में क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। अब जी जो लोग इस चीज के अगेंस्ट कंपनी के ऊपर केस करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर कवर हो जाएंगे ना, वन और मोर कंज्यूमर्स वेयर वेयर देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग सेम इंटरेस्ट। तो जी वो अगर सारे इकट्ठे हो जाएंगे, मान के चलिए ये 20,000 जिन बाइक्स जिन्होंने लिए हैं उनमें से 500 लोग कंपनी के ऊपर केस करना चाहते हैं, कंपनी सुन नहीं रही है बात, तो ये 500 लोग जब मिलकर केस करेंगे तो ये क्या बन गया, जब 500 लोग मिलकर केस करेंगे तो क्या बन गई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बन गई, एक एसोसिएशन बन गई। पर क्या ये एसोसिएशन रजिस्टर्ड है, द आंसर इज नो, रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन क्योंकि ये यहां पर कवर हो रही है, और ये एसोसिएशन वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन नहीं है, बल्कि रियल कंज्यूमर्स की एसोसिएशन है, तो इसलिए इस केस में चाहे ये एसोसिएशन रजिस्टर्ड नहीं भी है तब भी, क्योंकि खुद लॉ ने कह दिया वन और मोर कंज्यूमर्स वेयर देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट। In case of death of a consumer, his legal heir or legal representative. In case of consumer being a minor, his parent or legal guardian. तो नीचे देखिए मैंने क्लियर कट लिख दिया, इट शुड बी नोटेड दैट एनी अनरजिस्टर्ड वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन इज नॉट कंप्लेनेंट अंडर द एक्ट अनलेस सच एसोसिएशन इज कवर्ड अंडर पॉइंट 5। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है कंप्लेनेंट की। कंप्लेंट का मतलब क्या है जी, कहता है सबसे पहली चीज कंप्लेंट शैल बी इन राइटिंग। कंप्लेंट का मतलब कहता है एलिगेशन इन राइटिंग मेड बाय द कंप्लेनेंट, इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूं, कंप्लेनेंट नहीं हो तो इस एक्ट में केस नहीं कर सकते। मेड बाय अ कंप्लेनेंट फॉर ऑब्टेनिंग एनी रिलीफ प्रोवाइडेड बाय और अंडर दिस एक्ट, दैट किस चीज का एलिगेशन, एन अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट। अब जी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या है, डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, अगेन डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। तो इन तीनों में से कोई भी एक हैज बीन अडॉप्टेड बाय द ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। द गुड्स bought by him or agreed to be bought by him suffer from one or more defects। तो गुड्स के केस में वी हैव टू यूज द वर्ड defects, right? Services hired or availed of or agreed to be hired or availed by him suffers from deficiency। तो deficiency के केस और services के केस में deficiency। A trader or service provider, as the case may be, has charged goods or services mentioned in the complaint a price in excess of the price। excess price charge किया गया, किससे excess charge किया गया, कहता है either fixed by the law or displayed on the goods or displayed on the price list। भाई जैसे अगर हम किसी होटल में खाने जा रहे हैं, मैं होटल का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे गुड्स की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि गुड्स इंक्लूड्स फूड।
तो किसी होटल में खाने जा रहे हैं, अब वहां पर फूड के ऊपर तो प्राइस नहीं लिखा होता ना। अगर हम कोई प्री पैक्ड कमोडिटी परचेज कर रहे हैं तो उसके ऊपर प्राइस लिखा होगा, वो बी में कवर हो जाएगा। लेकिन किसी होटल में खाने जा रहे हैं तो वो हमारे हाथ में कार्ड पकड़ा देते हैं, लो जी चाउमीन के ये रेट है, सूप का ये रेट है, मंचूरियन का ये रेट है। तो प्राइस displayed on the price exhibit प्राइस लिस्ट उससे ज्यादा लिया जा रहा है, या फिर जो प्राइस दोनों पार्टीज के बीच में एग्री हुआ उससे ज्यादा लिया जा रहा है, राइट। तो इसी चीज की तो कंप्लेंट डालेंगे ना जी, हमारे बीच में ये एग्री हुआ था, इससे ज्यादा प्राइस मांग रहा है सामने वाला, या फिर जो प्राइस लिस्ट में लिखा हुआ था उससे ज्यादा प्राइस मांग रहा है, या जो प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस ऑलरेडी एमआरपी लिखा हुआ है उससे ज्यादा प्राइस मांगा जा रहा है, या फिर लो ने जो प्राइस फिक्स कर रखा है उससे ज्यादा प्राइस मांगा जा रहा है। ठीक है, तो आपको दिमाग में फिलहाल एक्सेस प्राइस दिमाग में रखना है। डेफिशिएंसी सर्विस के केस में, डिफेक्ट गुड्स के केस में, या फिर सर्विस या गुड्स के केस में एक्सेस प्राइस चार्ज किया जा रहा है, या अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, या फिर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है। आ जाइए जी, फिर गुड्स हमारे हजार्डियस है जी। द गुड्स विच आर हजार्डियस मतलब डेंजरस टू द लाइफ and safety when used are being offered for sale to the public। अब भैया ऐसे तो हजारों गुड्स है, जैसे कि बड़ा सिंपल सा एग्जांपल जो घर घर में यूज होता है, चूहे मारने की दवा, या फिर फिनाइल की गोलियां, या फिर जो हम घर में फिनाइल यूज करते हैं पोछा मारते हुए, इवन दीज प्रोडक्ट्स आर हजार्डियस एंड डेंजरस, राइट। लेकिन कंप्लेंट किस चीज की, कि चलो ठीक है हजार्डियस प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है, लेकिन in contravention of the standards relating to the safety of such goods as required to be complied with or by under any law, right, where the trader knows that goods so offered are unsafe to the public। जहां पर ट्रेडर को पता है कि यार ये गुड्स पब्लिक हैंडल नहीं कर पाएगी, हम चाहे जितने मर्जी सेफ्टी प्रोसीजर्स बता दे, हम चाहे पैकेट के ऊपर उनको प्रिंट कर दे, फिर भी पब्लिक हैंडल नहीं कर पाएगी और बहुत सारे लोगों के लिए ये अनसेफ आगे जाकर साबित होगा, फिर भी ट्रेडर उसे सेल कर रहा है। ठीक है, द सर्विसेज विच आर hazardous or likely to be hazardous to the life and safety of the public when used are being offered by a person who provides any service and who know it to be injurious to the life and safety। तो जी ऊपर वही चीज गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कही गई, अगले पॉइंट में वही चीज सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कही गई, राइट। तो हजार्डियस गुड्स याद रखिए, हजार्डियस सर्विसेज याद रखिए। अ क्लेम फॉर प्रोडक्ट लाइबिलिटी, क्लेम फॉर प्रोडक्ट लाइबिलिटी का मतलब प्रोडक्ट लाइबिलिटी, प्रोडक्ट की वजह से जो लाइबिलिटी है उसकी वजह से क्लेम। वैसे इस टर्म को नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन को नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। लाइज अगेंस्ट द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट सेलर या प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर। तो जी प्रोडक्ट को लेके जो लाइबिलिटी है उसके लिए क्लेम बनता है मैन्युफैक्चरर के ऊपर, सेलर के ऊपर या सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर। तो नीचे हम इसे देखेंगे प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन क्या होता है, तो याद रह जाएगा। ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, देखने में बहुत सारे पॉइंट्स है। सबसे पहली चीज तो बहुत आसान है याद रखनी, क्योंकि ये तो आपको याद रखनी पड़ेगी। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट एक नया वर्ड ऐड हो गया, बाकी पुराने लॉज में भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस था, पुराने लॉज में भी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस था। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट और दिमाग में रखना है। उसके अलावा गुड्स है तो आपको डिफेक्ट दिमाग में रखना है, सर्विसेज है तो डेफिशिएंसी दिमाग में रखना है, गुड्स और सर्विसेज के केस में एक्सेस प्राइस दिमाग में रखना है। उसके अलावा जी जब सेफ्टी की बात आती है तो गुड्स के केस में भी सेफ्टी दिमाग में रखनी है और सर्विसेज के केस में भी सेफ्टी दिमाग में रखनी है। और लास्ट पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन। कंज्यूमर कौन है जी, क्योंकि कंज्यूमर जो है बस वही केस फाइल कर सकता है, दूसरा कोई केस फाइल नहीं कर सकता एक्ट के अंदर। अब जी मान के चलिए, ध्यान से देखिएगा, मिस्टर ए ने एक वॉशिंग मशीन ली। वो वॉशिंग मशीन किस लिए ली, शादी में बेटी को देने के लिए, बेटी को गिफ्ट कर दी। अब जी बेटी अपने ससुराल में लेकर चली गई वॉशिंग मशीन, तो जी परचेज किसने दी, कंसीडरेशन किसने पे करी, यूज कौन कर रहा है। तो बताइए कंज्यूमर मिस्टर ए कंसीडर किए जाएंगे या बेटी कंसीडर की जाएगी, बेटी को जो दिया वही कंज्यूमर होगा मेरे ख्याल से। सर मैं ये वो
डिस्कस किए हैं कि आपसे सेल हुई है, बिल कटा है, तो कोई यूज कर सकता है, बट कंज्यूमर तो ये माना जाएगा। ठीक है जी, इन्होंने बड़ा प्रैक्टिकल सा आंसर दिया कि जिसके नाम का बिल कटा हुआ है, जिसके सर पर बिल पड़ा है, वही कंज्यूमर कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, एक थोड़ा सा और इसके अंदर एक्सटेंशन कर लेते हैं। बेटी ने बाहर की बाहर वही गिफ्ट कर दी अपनी नंद को। ससुराल नई नई गई थी, नंद को खुश करने के लिए वही वॉशिंग मशीन बाहर की बाहर गिफ्ट कर दी नंद को। अब यूज कौन कर रहा है? जिसने कंसीडरेशन पे करी है वो कंज्यूमर, जिसने कंसीडरेशन पे करी है उसके परमिशन से जो यूज कर रहा है वो कंज्यूमर, जिसने कंसीडरेशन पे करी है उसकी परमिशन से जो यूज कर रहा है वो कंज्यूमर। क्या नंद मिस्टर ए की परमिशन से यूज कर रही है मशीन? द आंसर इज नो। क्या नंदन की जेब से कंसीडरेशन गई है? द आंसर इज नो। तो क्या नंद कंज्यूमर है? द आंसर इज बिग वाला नो। ठीक है, तो जो यूज कर रहा है, मतलब जिसने कंसीडरेशन पे करी है वो कंज्यूमर, और जिसकी परमिशन से उस प्रोडक्ट को दूसरा बंदा यूज कर रहा है वो कंज्यूमर। ठीक है जी। अच्छा, जब ये केस लेके पहुंचेगी तो वहां पर ये प्रूव करना पड़ेगा ना कि जी आई एम द बेनिफिशियरी, क्योंकि जिसने कंसीडरेशन पे किया था उसने मुझे दिया है यूज करने के लिए। बाबू देखिए 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 देखिए, जब भी मैं कोई भी एक्ट पढ़ाऊंगा कभी भी ये मत सवाल कीजिए कि कोर्ट में कैसे प्रूव किया जाएगा। कोर्ट में कोई चीज प्रूव करने के 501 तरीके हैं और उसी चीज को कोर्ट में रॉन्ग प्रूव करने के 1001 तरीके हैं। हमारा काम वो नहीं है, हमारा काम एग्जाम्स के अंदर वो लिखना है जो कि एग्जैक्ट टेक्स्ट है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है हमारा काम। डेफिनेट सी बात है, कोर्ट में आके मिस्टर ए गवाही दे देंगे मैंने नंद को डायरेक्ट गिफ्ट दी थी, तो बताओ क्या कर लेगा कोई? लेकिन आप केस लॉ के अंदर एग्जाम्स में ये नहीं लिख सकते ना। आपको केस लॉ ये दिया गया है तो आप ये लिखोगे एज पर द केस लॉ मिस्टर ए इज द कंज्यूमर एज ही हैज पेड द कंसिडरेशन एंड मिस्टर मतलब मिसिस सी, अब तो शादी होगी तो मिसिस होगी, मिसिस सी is also the consumer as she is using the machine with the consent of the person who has paid the consideration. But Nand is not the consumer as she is not using the washing machine with the consent of the person who has paid the consideration. ठीक, तो यहां पर मैं सबसे पहली चीज ये बताना चाह रहा हूं कि कंज्यूमर की डेफिनेशन को दिमाग में रखते हुए कि भैया अगर कंसीडरेशन पे करिए तभी आप कंज्यूमर हो, कंसीडरेशन पे नहीं करी तो कंज्यूमर का कोई कंसेप्ट ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब अगर आपको कोई चीज गिफ्ट में मिली है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, तो यू आर नॉट द कंज्यूमर। आप गिफ्टेड चीज के लिए कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, अगर कोई चीज आपको फ्री में मिली है उसके लिए आप कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है जी, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज जैसे कि वॉशिंग मशीन बेटी, तो दिवाली में जो डब्बे मिलते हैं सोन पापड़ी के, सपोज करो वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते पहुंचते 10 जगहों पे पहुंचे, तो जो 10वें आदमी को मिला, अब वो सोन पापड़ी अगर गलत निकल गई, डिफेक्टिव निकल गई, एडल्टरेटेड है, तो क्या वो बंदा आ सकता है केस करने के लिए? वो बंदा इस एक्ट में नहीं आ सकता, बात समझो। पहली बात तो वो बंदा इस एक्ट में नहीं आ सकता। फूड एंड सेफ्टी एक्ट के अंदर हो सकता है वो बंदा जाए, आई एम नॉट श्योर। फूड एंड सेफ्टी फसई के अंदर हो सकता है वो बंदा जा सके, फूड एंड सेफ्टी एक्ट के अंदर, बट हाँ, लेकिन इसके अंदर ये वो बंदा नहीं आ सकता। आप बात समझ रहे हो? मान के चलिए मैं आपको क्लासेस की पेन ड्राइव पे नहीं किया उसने, और वो उस बंदे की कंसेंट से यूज नहीं कर रहा जिसने प्राइस पे किया है। अब मैं आपको कोई लेट से वीडियो दे रहा हूं,
एंड एक ही रजिस्ट्रेशन की दे रहा हूं, आप वो अपने फ्रेंड को दे देते हैं, फ्रेंड फेल हो जाता है, कहता जी बेकार पढ़ाते हैं, वो केस फाइल करने आएगा मेरे ऊपर। मैं कहूँ भैया आप कौन, आपका क्या मतलब है? जब मैंने रजिस्ट्रेशन की एक ही बंदे के नाम की दी थी, तो इस केस में तो मैंने ये वाला पार्ट भी खत्म कर दिया, ठीक है। तो मतलब बेसिकली आपको क्या दिमाग में रखना है कि एनी पर्सन हु बायज एनी गुड्स फॉर अ कंसीडरेशन, वो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप कंसीडरेशन अभी दे रहे हो, चाहे पार्ट कंसीडरेशन दे रहे हो, अभी पार्ट बाद में दोगे, चाहे आप डेफर्ड सिस्टम में, डेफर्ड सिस्टम क्या होता है, जहां पर आप इंस्टॉलमेंट्स बनवा लेते हैं कुल मिला के, ठीक है। चाहे डेफर्ड सिस्टम में पेमेंट दे रहे हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पेमेंट दे रहे हो, कंसीडरेशन पे कर रहे हो, राइट। तो एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर कंसीडरेशन and includes the user of such goods, then such use is made with the approval of such person. Then the goods are used with the approval of such person who has paid the consideration, but does not include a person who obtains such goods for resale or for any commercial purpose. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसका मतलब इफ यू आर परचेजिंग समथिंग फॉर बिजनेस पर्पस, यू आर परचेजिंग समथिंग फॉर रीसेल पर्पस, यू आर नॉट द कंज्यूमर। आपकी इंटेंशन उसे कंज्यूम करने की नहीं है, आपकी इंटेंशन या तो उसे यूज करके बिजनेस करने की है या फिर उसे आगे सेल करने की है, ठीक। इसी तरह सर्विसेज के केस में सेम लाइन है, क्या है, एनी पर्सन हु हायर और अवेल्स ऑफ द सर्विसेज फॉर अ कंसीडरेशन एंड इंक्लूड्स एनी बेनिफिशियरी। भाई गुड्स के केस में तो बंदा यूज करेगा, सर्विसेज के केस में बेनिफिशियरी हो गया बंदा, राइट। एंड इंक्लूड्स एनी बेनिफिशियरी ऑफ सच सर्विस when such service are availed with the approval of the first mentioned person। फर्स्ट मेंशन पर्सन मतलब but does not include a person who avails of such service for any commercial purpose। तो जी एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन, मान के चलिए मैंने एक इंटरनेट कैफे स्टार्ट किया है और मैंने वहां पर 10 कंप्यूटर्स लगवाए हैं, ठीक है, सर्फिंग करने के लिए, बेसिकली यंगस्टर्स को बेकार करने के लिए। तो मैंने 10 कंप्यूटर्स लगवाए हैं वहां पे। अब जिससे मैंने लिए थे ये 10 कंप्यूटर्स, लेट्स से मिस्टर एक्स से लिए थे, तो इनमें से 3 कंप्यूटर्स के अंदर डिफेक्ट आया, डिफेक्टिव। तो बच्चा बताइए जी, अगर मिस्टर एक्स मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, हम दोनों के बीच में डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, जो मैं कह रहा हूं सामने वाला मानने से मना कर रहा, तो डिस्प्यूट है। तो मिस्टर एक्स मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, तो क्या मैं मिस्टर एक्स के अगेंस्ट इस एक्ट में केस फाइल कर सकता हूं? मैंने इंटरनेट कैफे स्टार्ट किया है जहां पर 10 कंप्यूटर्स लगवाए हैं, वो कंप्यूटर्स मिस्टर एक्स से लिए थे, 3 कंप्यूटर्स में डिफेक्ट है, मिस्टर एक्स मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, कंप्यूटर ना रिप्लेस कर रहे हैं ना ठीक कर रहे हैं, और मैं मिस्टर एक्स के अगेंस्ट इस एक्ट में केस फाइल करना चाहता हूं। एम आई एलिजिबल? क्यों? मैं रीसेल नहीं कर रहा हूं, मैं इंटरनेट कैफे पे इसे यूज कर रहा हूं सर्फिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरी कंप्यूटर शॉप नहीं है, इंटरनेट कैफे है जहां सेल परचेज ऑफ कंप्यूटर्स नहीं होती, लोग आते हैं इंटरनेट यूज करते हैं चले जाते हैं। तो किसी ना किसी से तो खरीदेंगे ही ना, ऊपर से तो कोई भी गुड्स से सर्विसेज नहीं टपकेगी। अरे मैन्युफैक्चरर है या नहीं है क्या फर्क पड़ता है यार, मैंने मैन्युफैक्चरर वर्ड यूज किया, मैंने सेलर वर्ड यूज किया, मैंने ट्रेडर वर्ड यूज किया,
क्या फर्क पड़ता है? मैंने सारे वर्ड्स तो यूज किए ऊपर। मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट भी जा सकते हो, सेलर के अगेंस्ट भी जा सकते हो, ट्रेडर के अगेंस्ट भी जा सकते हो। बताओ खरीदा किससे? मिस्टर एक्स से खरीदा ना, तो आप मिस्टर एक्स के अगेंस्ट केस फाइल करना चाहते हो, पॉसिबल है? वो केस कर सकता है क्योंकि उन्होंने अपनी लाइवलीहुड के लिए वो खरीदा हुआ है, तो वो कंज्यूमर हो गया। हाँ जी, ये कह रहे हैं अपनी खुद की लाइवलीहुड के लिए खरीदा हुआ है। दूसरों की लाइवलीहुड के लिए कौन खरीदता है? हाँ, तो वो इसी वजह से वो कंज्यूमर हो गए ना, मतलब उन्होंने अपने खुद के लिए खरीदा है वो क्या इन्होंने ये कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं खरीदा हुआ? तो ठीक है ना, मेरी मर्जी, मेरा क्वेश्चन, मैं खुद डिसाइड करूंगा कैसे पूछना है, तो आपकी वो है ना कि आप उस चीज को समझो। क्या ये कमर्शियल पर्पस नहीं है? और अगर ये कमर्शियल पर्पस है तो क्या मिस्टर, जो मतलब मैं कंज्यूमर हूं इस एक्ट के अंदर, क्या लिखा हुआ है दोनों जगह, दोनों डेफिनेशंस में क्या लिखा हुआ है? बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन सच गुड्स फॉर रीसेल और फॉर कमर्शियल पर्पस। डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु अवेल सच सर्विसेज फॉर एनी कमर्शियल पर्पस। तो क्या यहां पर कमर्शियल पर्पस के लिए परचेज किया कंप्यूटर? तो इस एक्ट के अंदर मेरे पास कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है, आई हैव टू गो टू सिविल कोर्ट। ठीक है, ओके। अब दूसरा एग्जांपल, एक भाई साहब 3 मशीन परचेज करके लाए, स्विंग मशीन, शूइंग मशीन, ठीक है, कपड़े सीने वाली, और घर पर ही वो भाई साहब ये तीनों मशीन यूज कर रहे हैं। एक तो वो खुद चला रहे हैं, एक मशीन पे तो वो खुद बैठे हैं, ठीक है, और बाकी 2 मशीन पर उन भाई साहब ने 2 लेबर रख लिया है, और वो कपड़े सीकर दुनिया को, मतलब आस पड़ोस में जो भी आता है कपड़े सीकर देते हैं। तो बताइए अब वो भाई साहब कंज्यूमर की डेफिनेशन में आएंगे नहीं आएंगे? क्या एक कमर्शियल पर्पस है या नहीं है? एग्जाम्पल दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना, सारा खेल एक पॉइंट का है। 3 मशीन परचेज करके लाए, घर पर ही रखी हुई है तीनों मशीन, एक पर खुद वर्क करते हैं, 2 और लेबर रखी हुई है, एक पर खुद बैठे हैं, 2 और लेबर रखी हुई है, राइट? तो क्या कमर्शियल यूज है या नहीं है? तीसरा एग्जांपल सुनो आंसर देने से पहले। मिस्टर ए एक मशीन परचेज करके लाए, उस मशीन को चलाने के लिए 3 लोगों की जरूरत है, मतलब कम से कम 3 लोग मिलकर उस मशीन को चला सकते हैं, ठीक है। तो मिस्टर ए ने वो मशीन घर पर ही रखी हुई है, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, एक खुद यूज कर रहे हैं, मतलब खुद बैठे हैं, 2 लोगों को और बिठा रखा है। अब बताओ सेकंड वाला कमर्शियल पर्पस है या नहीं है, थर्ड वाला कमर्शियल पर्पस है या नहीं है? क्यों? थर्ड बार में मशीन को चलाने के लिए ही 3 लोग चाहिए। तो दोनों ही है कमर्शियल पर्पस। अच्छा, एक सीए कंप्यूटर परचेज करता है, सीए अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, राइट, और प्रैक्टिस करते हुए कंप्यूटर तो चाहिए ही चाहिए। तो ये सीए जो कंप्यूटर परचेज कर रहा है, क्या इसे कमर्शियल पर्पस के लिए कहा जाएगा या नहीं? अगर मैं कोई भी चीज इस वे में यूज कर रहा हूं कि मुझे वो अपनी लाइवलीहुड के लिए जरूरी है, मैं इस प्रोफेशन को कैरी कर ही नहीं सकता बिना कंप्यूटर के,
मेरा काम कंप्यूटर की सेल परचेज करना नहीं है, मेरा काम कंप्यूटर ठीक करना नहीं है, मैं ये कंप्यूटर बेच नहीं रहा हूं, लेकिन इंडिविजुअली लाइवलीहुड के लिए अगर मैं ये कंप्यूटर यूज कर रहा हूं लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, तो नॉट अ कमर्शियल पर्पस। लेकिन वही सीए ऑफिस खोल के बैठा है जहां पर वो खुद बैठा है, 4 ट्रेनीज बिठा रखे हैं, 2 एम्प्लॉइज बिठा रखे हैं, खुद भी कंप्यूटर यूज कर रहा है, ट्रेनीज भी कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, एम्प्लॉइज भी कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, तो वो लाइवलीहुड नहीं है, वो प्योर प्रोफेशन है। यहां पर स्विंग मशीन जब लेके आया बंदा, तो एक अगर खुद से यूज कर रहा होता, सिर्फ एक, वो लाइवलीहुड में आता, लेकिन उसने तो 2 लेबर भी रखी हुई है साथ में, तो लाइवलीहुड नहीं है, वो क्या हो गया, कमर्शियल पर्पस। यहां पर बंदा एक मशीन लेके आया, वो खुद चला ही नहीं सकता, 2 लोगों की वो रिक्वायरमेंट है ही है, तो वो क्या हो गया, लाइवलीहुड, क्योंकि वो इकलौता चला ही नहीं सकता। अगर एक फार्मर ट्रैक्टर लेके आता है और उस ट्रैक्टर को 6 मंथ्स यूज करता है, बाकी 6 महीने कहता है जी मेरे पास इस ट्रैक्टर का कोई काम नहीं, और बाकी 6 महीने के लिए ट्रैक्टर रेंट पर दे देता है दूसरे फार्मर को, तो वो जो ट्रैक्टर है फार्मर यूज कर रहा है अपनी लाइवलीहुड के लिए। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। The expression commercial purpose does not include use by a person of goods bought and used by him exclusively for the purpose of earning his livelihood by the means of self employment। जैसे कि मैं भी कंप्यूटर यूज कर रहा हूं, किस चीज के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, राइट। तो ऐसा नहीं है कि मैं कंज्यूमर कोर्ट नहीं जा सकता। The expression buy any goods and hire or avail any service includes offline or online transactions through electronic means or by teleshopping or direct selling भी कंसीडर कर लिया इन्होंने, अब टेलीशॉपिंग भी कंसीडर कर लिया, मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कंसीडर कर लिया, सारे कंसीडर कर लिया इन्होंने। अच्छा, अगर मैं कोरोना से पहले जिस तरह इंस्टीट्यूट बकायदा रन होता था, वहां पर बकायदा हमने लड़का रखा हुआ है, टीचर्स थे, स्टाफ था, रिसेप्शनिस्ट थी, तब मैं अगर इस कंप्यूटर को वहां यूज कर रहा हूं तो वो कमर्शियल पर्पस है, पर्पस सेम ही है, वहां भी टीचिंग कर रहा हूं, यहां भी टीचिंग कर रहा हूं, बट यहां पर आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड। वहां पर क्या मैं सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, क्या सिर्फ मैं अकेला काम कर रहा हूं, और वैसे भी वो कमर्शियल प्लेस लेकर बैठा हूं मैं। ठीक है, अगर यहां पर भी कोई ये प्रूव कर देगा कि भैया चाहिए अकेला काम कर रहा है बट कमर्शियल प्लेस लेके बैठा है, स्पेसिफिकली स्टूडियो सेटअप कर रखा है, तो इवन वो भी कमर्शियल पर्पस में आ जाएगा। अच्छा, एक केस जब हम एग्जीक्यूटिव में थे और मूट कोर्ट चल रही थी, मतलब मॉक कोर्ट कह लीजिए, डमी कोर्ट। ठीक है, तो मैं भी बैठ गया था, मुझे भी इंट्रोड्यूस कर लिया था। तो एक केस था, एक बंदा था जिसका चेक बैंक के पास जाता है, चेक था 99 करोड़ का, चेक था 99 करोड़ का, अकाउंट में पैसे भी थे, बैंक ने फिर भी चेक को डिसऑनर कर दिया, और जब केस कंज्यूमर कोर्ट में लाया गया तो बैंक के पास कोई सफिशिएंट रीजन नहीं था, वैलिड रीजन नहीं था कि उसने चेक क्यों डिसऑनर किया। ठीक है, इंटरनली बैंक की इंटेंशन ये थी कि एक साथ 99 करोड़ रुपए हमारी बैंक से निकल जाएंगे, तो क्लाइंट से हम बात करेंगे कि क्या हो गया, क्यों इतने पैसे निकाल रहे हो, ये है वो है, लेकिन कुल मिलाकर बैंक ने डिसऑनर कर दिया। तो जी बैंक के अगेंस्ट जब कोर्ट में केस गया, कंज्यूमर फोरम में केस गया जब, तो भी बैंक जीत गया। क्यों?
मेरे ओपिनियन इट वुड डिस्टर्ब द मार्केट। बैंक ने बिना किसी रीजन के चेक डिसऑनर कर दिया, फिर भी बैंक मतलब केस जीत क्या गया, केस मेंटेनेबल नहीं था, जीत गया इस गलत, केस मेंटेनेबल नहीं था। मेंटेनेबल का मतलब क्या है? मेंटेनेबल का मतलब कोर्ट ने कहा कि भाई दिस केस कैन नॉट बी एंटरटेन्ड बाय द कंज्यूमर कोर्ट, गो टू सिविल कोर्ट। ये आता है कि मतलब कंज्यूमर थोड़ी ना, बैंक का कंज्यूमर नहीं है बंदा, क्लाइंट। अभी तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि अनलेस स्पेसिफिकली नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्सक्लूडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर कवर्ड अंडर दिस एक्ट। क्या जिस बैंक में आपका अकाउंट है, क्या आप उसके क्लाइंट नहीं हो, कंज्यूमर नहीं हो? फिर क्या रिजल्ट रहा सर? काफी अजीब सा केस। 99 करोड़ रुपए का चेक, बैंक ने कहा कोई लाइवलीहुड के लिए थोड़ी ना है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, और क्योंकि कमर्शियल ट्रांजैक्शन है देयरफॉर नॉट कवर्ड अंडर दिस एक्ट, सिंपल। तो मतलब माइंड को अच्छे से चलाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हाँ आ जाओ जी आ जाओ। कंज्यूमर डिस्प्यूट का मतलब, डिस्प्यूट का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, एक बंदा एलिगेशन लगा रहा है, दूसरा उसे डिनाई कर रहा है, तो डिस्प्यूट, सिंपल सी बात है। ये है कि ये कमर्शियल जो सोशल बैंक के थ्रू होते हैं, कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, उसमें जो भी एज ए कंज्यूमर ही वो कमर्शियल ट्रांजैक्शन जाते हैं, तो सब में वो कंज्यूमर राइट खो देता है सेकंड पार्टी। हाँ, इसका दूसरा मतलब ये है कि अगर आप करंट अकाउंट खुलवा रखा है आपने, जिसके अंदर आपकी ओवरड्राफ्ट लिमिट भी बनाई हुई है बैंक ने, तो आप इस एक्ट में अपने राइट खो दोगे, क्योंकि अगर जैसे अगर 100 मतलब ये राइट ले रखा है कि इतने तक के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो फिर वो वैलिड होगा। नहीं, ओवरड्राफ्ट की बात कर रहा हूं मैं, करंट अकाउंट की बात कर रहा हूं, क्योंकि स्पेसिफिकली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से खुलवाया जाता है, और साथ में ओवरड्राफ्ट लिमिट है जो कि बिजनेस में उधार देने के लिए खुलवाया जाता है कि भाई हमारे अकाउंट में पैसे ना हो, हमने किसी को चेक दे रखा हो तो भी आप पास कर देना इतने तक। तो इसका मतलब आप वो ट्रांजेक्शन क्या कर रहे हो, कमर्शियल ट्रांजेक्शन। फायदा लिमिट रहेगी ना, ऐसे थोड़ी ना बैंक आपको अनलिमिटेड ओवरड्राफ्ट दे देगा। ओवरड्राफ्ट इज अ क्रेडिट, करंट क्रेडिट बाय द बैंक, तो क्रेडिट देते हुए लिमिट तो आपकी लगाएगा ना कहीं ना कहीं। हाँ जी, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आए सेविंग अकाउंट, तो सेविंग अकाउंट हम कोई कमर्शियल पर्पस के लिए थोड़ा ना ओपन करवाते हैं, या एफडी कोई कमर्शियल पर्पस के लिए थोड़ा ना ओपन करवाते हैं, या आरडी कोई कमर्शियल पर्पस के लिए थोड़ा ना ओपन करवाते हैं। तो वहां पर क्लाइंट को कंज्यूमर कंसीडर किया जाएगा, इवन ट्रांजैक्शन बड़ी होगी तब भी कंसीडर किया जाएगा, फिर डिपेंड अपॉन फैक्ट। ठीक है जी। तो बहुत सारी चीजें डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट जो भी आपको क्वेश्चंस में दिए जाएंगे, लेकिन आपके पास, आपके माइंड में बेसिक क्राइटेरिया क्लियर होना चाहिए। आ जाइए जी, आ जाइए। डिफेक्ट का मतलब कहता है जी एनी फॉल्ट, इम्परफेक्शन, शॉर्टकमिंग इन द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी। पोटेंसी क्या होती है? प्रोडक्ट की पोटेंशियल कितना परफॉर्म प्रोडक्ट है, घोड़ा थोड़ी ना कितना भाग सकता है। नहीं क्यों सर, जैसे सपोज करो एक बल्ब है जिसकी कैपेसिटी 12 वॉट्स की है, अगर वो 10 वॉट्स का परफॉर्म करता है तो मे बी वो पोटेंशियल 10 mg, 40 mg मेडिसिन, तो मेडिसिन की क्या है?
पोटेंसी, सर कैपेसिटी, पोटेंसी, कैपेसिटी वो है जो कि तुषार ने कहा अभी, ये पोटेंसी है। 40 mg की मेडिसिन है, 10 mg की मेडिसिन है। प्योरिटी, दूध में पानी है या पानी में दूध है। स्टैंडर्ड, which is required to be maintained by or under any law for the timing in force or under any contract express or implied or as is claimed by the trader in any manner whatsoever। तो मतलब वो क्वालिटी नहीं है, वो क्वांटिटी नहीं है, वो पोटेंसी नहीं है, वो प्योरिटी नहीं है, या फिर वो स्टैंडर्ड नहीं है जो कि या तो किसी लॉ ने बता रखा है या पार्टीज के बीच में जो कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या फिर जो ट्रेडर खुद से क्लेम कर रहा है, राइट। डेफिशिएंसी हम सर्विसेज के केस में लेके चलते हैं तो अगेन वही डिफॉल्ट है, इम्परफेक्शन, शॉर्टकमिंग, इनएडिक्वेसी ऑफ द इन द क्वालिटी, नेचर। जैसे मैंने इंटरनेट लगवा रखा है, भाई साहब ने कहा 50 Mbps की स्पीड आएगी और स्पीड मिल रही है 10 Mbps की, राइट, तो परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही है, ठीक है जी। तो क्वालिटी होगी, नेचर होगी, मैनर ऑफ परफॉर्मेंस होगी, परफॉर्मेंस नहीं आ पा रहा है। इन विच इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड by or under any law for the time in force or has been undertaken to be performed by a person in pursuance of a contract or otherwise in relation to any service and includes act of negligence or omission। सर्विस के केस में तो ये बहुत बड़ा पंगा होता है ना, इंटरनेट लगवा लिया और उसके बाद लेट से वायर चेंज करवानी है, तब तो उन्होंने प्रॉमिस किया था सर जब कहोगे हम एक कमरे से दूसरे कमरे में चेंज कर जाएंगे, या फिर बीच में वायर टूट जाएगी तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर कर जाएंगे। बाद में वो क्या दिखा रहे हैं, नेग्लिजेंस, या आ ही नहीं रहे, राइट, या फिर कमीशन बाय सच पर्सन विच कॉजेज लॉस और इंजरी टू कंज्यूमर, कुछ जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर को लॉस हो रहा है या इंजरी हो रही है। Deliberate withholding of relevant information by such person to the consumer, जानबूझकर चीजें छुपाई जा रही है जो कि कंज्यूमर को जानना जरूरी है। Deliberate withholding of relevant information, तो इवन इसे भी डेफिशिएंसी में कंसीडर किया जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब समझ में आ गया ना, जहां पर आप दुकान पे नहीं जा रहे हो, आपके घर पे डायरेक्टली आ रहा है बंदा, सामान ले लो, या फिर वो देखा ना आपने आजकल तो रेड लाइट के ऊपर जितने भी सिग्नल्स होते हैं उनके ऊपर लोग बेच रहे होते हैं, तो इवन उसको भी कवर कर लिया है, डायरेक्ट मार्केटिंग को भी कवर कर लिया है। तो मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन या सेल ऑफ गुड्स और provision of service through a network of sellers other than through a permanent retail location, other than through a permanent retail location। तो आप परमानेंट लोकेशन पे जाके मतलब दुकान पे जाके परचेज नहीं कर रहे हो, बल्कि आपके घर पे या फिर रोड पर या फिर नेटवर्क के थ्रू आपको बेचा जा रहा है सामान। एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट का मतलब क्या है, कहता है जी अमिताभ बच्चन खड़े होके कह रहे हैं घड़ी ही लेना, तो वो क्या है, एनी मैसेज या वर्बल स्टेटमेंट या डेमोस्ट्रेशन, कुछ भी, या फिर डिपिक्शन ऑफ नेम, इसके साथ धोनी का नाम जुड़ा है, या प्रोडक्ट पे इवन किसी एक्टर, किसी कैरेक्टर के सिग्नेचर, या फिर ये तो शाहरुख खान की पसंदीदा चीज है, और अदर आइडेंटिफिएबल पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। इसका मतलब ऐसी चीज चाहे किसी भी फॉर्म में, चाहे वो मैसेज के फॉर्म में, वर्बल स्टेटमेंट के फॉर्म में, डेमोस्ट्रेशन के फॉर्म में, नेम है, इमेज है, सिग्नेचर है, किसी भी फॉर्म में, ऐसी चीज जिससे हम किसी भी पर्सन का कैरेक्टर आइडेंटिफाई कर सके। ओहो हो, इसके साथ तो आमिर खान का नाम जुड़ा हुआ है, ओहो ये तो आमिर खान को, मतलब आमिर खान भी यूज करता है इसे, चाहे उसने डायरेक्टली नहीं कहा, इनडायरेक्टली अपनी कोई ऐसी क्वालिटी या फिर अपनी कोई ऐसी लाइकनेस उसने शो करी जिससे ये उसकी पर्सनल जो आइडेंटिटी है वो क्लियर हो रही है कि हाँ इस पर्टिकुलर सर्विस या इस पर्टिकुलर गुड के साथ इसका नाम जुड़ा हुआ है। और डिपिक्शन ऑफ द नेम और सील ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन,
जैसे कहते हैं ना ISO सर्टिफाइड है जी हमारा, तो राइट, which makes the consumer to believe that it reflects the opinion, finding or experience of the person making such endorsement. ठीक है जी, तो मैं हाँ जी, एक्सप्रेस वारंटी। एक्सप्रेस वारंटी का मतलब जहां एक्सप्रेसली आप सामने वाले को कह रहे हो, जैसे कि सामने वाले को एक्सप्रेसली प्रॉमिस किया जा रहा है कि 5 साल की वारंटी है भैया, अगर कुछ खराब हो गया, कुछ भी खराब हो गया, मैं रिप्लेस कर दूंगा, ठीक करवा दूंगा, राइट। तो कहता है मैटीरियल स्टेटमेंट, छोटी मोटी वो नहीं, मैटीरियल स्टेटमेंट, अफर्मेशन ऑफ फैक्ट, प्रॉमिस और डिस्क्रिप्शन। जैसे कि LG का टीवी है जी, और पता चला बाद में डुप्लीकेट टीवी के ऊपर LG लगा रखा था। Relating to a product or service, warranting that it conforms to such material statement, affirmation, promise और description। मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए मैं एक इंटरनेट प्रोवाइडर से कहता हूँ कि भैया मुझे तो डेडिकेटेड 1 Mbps की स्पीड चाहिए। डेडिकेटेड का मतलब कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर स्पीड कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मुझे तो लाइव क्लासेस देनी है भैया, जिसके लिए 1 Mbps की डेडिकेटेड स्पीड चाहिए, मतलब लीज लाइन चाहिए, मेरे लिए अलग से लाइन लगाओ। अदरवाइज ये क्या करते हैं, बाहर बॉक्स लगाते हैं, उसके अंदर से 8 कनेक्शंस देते हैं। मैंने कहा नहीं भैया, मुझे तो लीज लाइन, अलग से लाइन चाहिए जिसमें सिर्फ मेरा कनेक्शन हो, क्योंकि मुझे 1 Mbps की डेडिकेटेड स्पीड चाहिए। अब जी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मुझे कहता है ठीक है जी, और उसने मेरे घर तक लाइन लगा दी। अब मुझे क्या पता वो लाइन डायरेक्ट लेके आ रहा है या बॉक्स से जोड़ रहा है, इतनी नॉलेज थोड़ी ना है। उसने स्पेसिफिकली लाइन बॉक्स से ही दी, मुझे लीज लाइन नहीं दी, जबकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि मुझे क्या चाहिए, लीज लाइन चाहिए, सिंगल लाइन चाहिए, डायरेक्ट लाइन चाहिए। उसने मुझे बॉक्स से ही दी, और मुझे आ भी रही है 1 Mbps की स्पीड, बॉक्स लेने के बावजूद, शेयर्ड लाइन लेने के बावजूद मुझे आ भी रही है 1 Mbps की स्पीड, लेकिन एक्सप्रेस वारंटी तो ब्रीच हो गई, ठीक है जी। That it conforms to such material statement, affirmation, promise or description and includes any sample। अगर आप सैंपल के थ्रू सामान बेच रहे हैं, मॉडल के थ्रू सामान बेच रहे हैं, तो वो क्या है, इवन एक्सप्रेस वारंटी की यही जो मैं दिखा रहा हूं यही मिलेगा। अगर वही या वैसा नहीं मिला तो डेफिनेटली एक्सप्रेस वारंटी तो ब्रीच हो गई। जो मॉडल मैं शो कर रहा हूं वही मॉडल मिलेगा, अगर वो मॉडल नहीं मिला तो एक्सप्रेस वारंटी तो ब्रीच हो गई, राइट। वारंटिंग दैट द होल ऑफ सच प्रोडक्ट कंफर्म्स टू सच सैंपल और मॉडल। गुड्स के अंदर देखिए जी, मैंने आपको बड़ी सिंपल सी बात कही कि गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इंक्लूड्स फूड, ठीक है। हार्म, अब हमने कहा ना हार्मफुल है जी, और नुकसान पहुंचा सकता है, तो हार्म का क्या मतलब है। इन रिलेशन टू प्रोडक्ट लायबिलिटी इंक्लूड्स डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी। अब जी आप घर में कुछ गुड्स लेके आते हो, उसकी वजह से आपको डैमेज हो जाता है, मतलब आपके किसी और प्रोडक्ट को डैमेज हो जाता है। जैसे कि आप मिक्सी लेके आते हो और उसके अंदर का ब्लेड जो था वो ठीक नहीं था, या सेटिंग ठीक नहीं थी, आपने मिक्सी ऑन करी, ब्लेड घूम के सीधा कांच पे जाके लगा, कांच टूट गया। तो डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी अदर देन द प्रोडक्ट इटसेल्फ, प्रोडक्ट को छोड़कर और किसी प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है, ठीक। पर्सनल इंजरी या इलनेस और डेथ, मेंटल एगोनी और इमोशनल डिस्ट्रेस, अटेंडेंट, अच्छा ये चीज ध्यान रखना, मेंटल एगोनी और इमोशनल डिस्ट्रेस, आपको मानसिक रूप से असुविधा हुई है, लेकिन क्या उस असुविधा की वजह से कोई इंजरी भी हुई है, अगर इंजरी हुई है तो हार्म में आएगा। सिंपल मानसिक असुविधा की वजह से हम हार्म नहीं कंसीडर करेंगे। कहता है अटेंडेंट टू पर्सनल इंजरी और इलनेस और डैमेज टू प्रॉपर्टी, ठीक। एनी लॉस ऑफ कंसोर्टियम, गलत प्रोडक्ट की वजह से, गलत सर्विस की वजह से आपका जो 60 गार्ड थी, लेट से ए और बी मिलके काम कर रहे थे, ए की जिद की वजह से कोई प्रोडक्ट परचेज किया गया, जबकि बी कह रहा था यार मुझे कंपनी ठीक नहीं लग रही है, प्रोडक्ट ठीक नहीं लग रहा, फिर भी ए की जिद की वजह से कोई प्रोडक्ट परचेज किया गया और उस वजह से प्रोडक्ट खराब पाया, इन दोनों के बीच में क्या हो गया,
आपस में इनका कंसोर्टियम ही टूट गया, मतलब बाइंडिंग ही टूट गई। एनी लॉस ऑफ कंसोर्टियम और सर्विस और अदर लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम अ हार्म but shall not include any harm caused to a product itself or any damage to the property on account of breach of warranty condition। ठीक, तो जी हार्म के अंदर कहता है प्रोडक्ट को खुद को हार्म हुआ है तो वो तो ठीक है भाई, प्रोडक्ट खराब था, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हार्म भी हुआ है हमें और प्रोडक्ट खराब के नाम की पैसे चाहिए और हार्म के नाम की पैसे चाहिए। ठीक, और एनी डैमेज टू प्रॉपर्टी ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी कंडीशन और एनी कमर्शियल या इकोनॉमिक लॉस, वो हम देख ही चुके हैं कि कमर्शियल या इकोनॉमिक लॉस कंसीडर नहीं किया जाएगा। इंजरी मीन्स एनी हार्म व्हाटएवर illegally caused to any person in mind, body or property। आ जाओ जी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का मतलब फॉल्सली डिस्क्राइब सच प्रोडक्ट और सर्विसेज, gives a false guarantee to or is likely to mislead the consumer as to the nature, substance, quality, quantity of such product or service, conveys or express or implied representation which if made by the manufacturer or seller or service provider thereof would constitute an unfair trade practice। तो एडवर्टीजमेंट में कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है, चाहे वो रिप्रेजेंटेशन एक्सप्रेस है या इम्प्लाइड है, जो कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहलाएगी। इसका कोई एग्जांपल दे सकता है? अच्छा एक चीज बताइए, रिन की एड में आती है या एरियल की एड में आती है, किस में आती है? वाइटर देन वाइट, तो वो भी शक्ति है, वाइटर देन वाइट, तो इसे क्या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कहेंगे या नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? क्या पॉसिबल है वाइटर देन वाइट? कोई पैरामीटर थोड़ी ना कि वाइट कितना वाइट हो सकता है, कितना कम हो सकता है। ऐसी स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं हाइपरबोला। क्या बोलते हैं? हाइपरबोला। बड़बोला से याद रखिए, जो अपनी बात को बड़ा चढ़ाकर बोलता है, तो इंग्लिश में बड़बोला को यूं समझ लीजिए हाइपरबोला, मतलब झूठ नहीं बोल रहा बट अपनी बात को बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है, वाइटर देन वाइट। सबको पता है कि दिस इज नॉट पॉसिबल, तो झूठ का कोई कंसेप्ट ही पैदा नहीं होता। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट आपके सामने बोल रहा हूं, रेड बुल गिव्स यू विंग्स। ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर ये मिसलीडिंग है? वन वे से मिसलीडिंग है, वन वे से मिसलीडिंग है। करेक्ट है सर। करेक्ट है। सच्ची में आपको विंग्स दे देता है? अब विंग्स किस वे में दे रहा है? दैट शुड बी थिंक विंग्स कैन बी गिवन। अच्छा ये बोल रहे हैं गिव यू विंग्स और साथ में पीछे एक कार्टून को उड़ते हुए भी दिखा रहे हैं रेड बुल पीकर, फिर लेकिन कार्टून की एडवर्टीजमेंट बना रखी है और कार्टून को उड़ते हुए भी दिखा रहे हैं साथ में। वे में नहीं जाए और जैसे ये क्या है, क्या रेड बुल की एडवर्टीजमेंट में अभी भी ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं? क्या रेड बुल की एडवर्टीजमेंट में अभी भी ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं, गिव्स यू विंग्स? अगेन वही कंसेप्ट है हाइपरबोला, क्योंकि ये बात नेचुरल फैक्ट है कि कोई ड्रिंक आपको विंग्स नहीं दे सकती। ठीक है, तो आपको हाइपरबोला में और ऐसी स्टेटमेंट विच इज कंसीडर्ड एज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, उसके अंदर आपको डिफरेंस कंसीडर करना पड़ेगा।
अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेटर दिखाने के लिए दूसरे प्रोडक्ट की कमियां गिनवा रही है, अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेटर दिखाने के लिए दूसरे प्रोडक्ट की कमियां गिनवा रही है, तो वो डायरेक्टली अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर आ जाता है। आपने देखा होगा चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन हो दो कंपटीटर्स के बीच में, लेकिन कभी भी नेशनल टीवी के ऊपर कोई एडवर्टीजमेंट ऐसी नहीं बनाई जाती जहां पर डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज किया गया हो। डेलिबरेटली कंसील्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तो बट ऑब्वियसली मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट चिल्ड्रन के लिए यूजफुल नहीं है तो वहां पर स्पेसिफिकली लिखा जाएगा नॉट यूजफुल फॉर द चिल्ड्रन, या फिर चिल्ड्रन एज्ड बिलो 14, क्लियर कट लिखा गया होता है उसके ऊपर। हाँ ठीक है ना, उन चीजों को दिमाग में रखिएगा। और दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इस चैप्टर के अंदर आपको थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना पड़ेगा केसेस को रिजॉल्व करते हुए, और हार्डली ऐसा होता है कि केसेस रिपीट होते हैं जो पास्ट में पूछे गए हैं। बस जो पास्ट में पूछे गए हैं जब हम वो केसेस डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा आपको ये हो जाएगा कि किस टाइप के केसेस पूछे जा सकते हैं। रिपीट कभी नहीं होते हैं इस एक्ट के अंदर। हाँ जी, प्रोडक्ट लाइबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्ट सेलर। तो ये मत लेके चलिएगा मैन्युफैक्चरर है या नहीं है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो सेलर है, चाहे वो कोई भी जिससे आपने परचेज किया है। ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस टू कंपनशिएट फॉर एनी हार्म, प्रोडक्ट लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंपनशिएट एनी हार्म caused to a consumer by such defective product manufactured or sold or by deficiency in services relating thereto। हाँ जी, प्रोडक्ट एक्शन लाइबिलिटी ऊपर हमने पढ़ा था ना, ये मीन्स अ कंप्लेंट फाइल्ड बाय द पर्सन बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन या फिर स्टेट कमीशन या फिर नेशनल कमीशन एज द केस में बी फॉर क्लेमिंग कंपनसेशन फॉर हार्म कॉज्ड टू हिम। हार्म की डेफिनेशन ऊपर पढ़ चुके हैं, राइट। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर मीन्स द पर्सन जो खुद से बनाता है, चाहे कंप्लीट प्रोडक्ट और पार्ट्स देयरऑफ, या फिर असेंबल करता है औरों के बनाए हुए, या फिर मतलब बना बनाया लेता है और उसके ऊपर अपना ट्रेडमार्क लगा देता है, अपना मार्क लगा देता है और अपने मार्क से मार्केट के अंदर सेल कर रहा है, या फिर मेक्स अ प्रोडक्ट एंड सेल्स, डिस्ट्रीब्यूट, लीज, इंस्टॉल, रिपेयर, पैकेज, लेबल, मार्केट, रिपेयर, मेंटेन सच प्रोडक्ट और इज अदरवाइज इन्वॉल्व इन प्लेसिंग सच प्रोडक्ट फॉर कमर्शियल पर्पस। इसका मतलब जो खुद मैन्युफैक्चर भी कर रहा है, ऊपर 3 में क्या था कि वो मैन्युफैक्चर कर रहा है लेकिन खुद से सेल नहीं कर रहा। नीचे वाले पॉइंट में क्या है, जो खुद से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर भी कर रहा है, मेक अ प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट को खुद ही सेल करता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है या लीज करता है, इंस्टॉल करता है, प्रिपेयर करता है, कुछ भी कर रहा है तो वो उसमें आ जाएगा। फिर जी जो बंदा डिजाइन कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, फैब्रिकेट कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है, रीमैन्युफैक्चर कर रहा है एनी प्रोडक्ट बिफोर इट्स सेल। तो इवन जो लोग ओल्ड आइटम लेके उसे रीमैन्युफैक्चर करके बेचते हैं उनको भी मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन में कंसीडर कर लिया गया है। बीइंग अ प्रोडक्ट सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट इज आल्सो द मैन्युफैक्चरर ऑफ सच प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट सेलर भी है और उसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर भी खुद कर रहा है। जैसे कि सरसों का तेल निकलवाने गए हो कभी, हमारी आंखों के सामने निकाल दे भैया, तो वो खुद ही निकाल भी रहा है और बेच भी रहा है। तो जी प्रोडक्ट सेलर का मतलब क्या हुआ, कहता है इन रिलेशन टू प्रोडक्ट मींस अ पर्सन हु इन द कोर्स ऑफ बिजनेस इंपोर्ट्स या सेल्स या डिस्ट्रीब्यूट्स, लीज, इंस्टॉल, प्रिपेयर, पैकेज, लेबल, मार्केट, रिपेयर, मेंटेन और अदरवाइज इज इन्वॉल्व्ड इन प्लेसिंग सच प्रोडक्ट फॉर कमर्शियल पर्पस। मतलब वो कोई भी ये एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट को बेचने लायक बनाया जा रहा है या बेचने के लिए कोई एक्टिविटी की जा रही है, राइट। प्लेस किया जा रहा है बेचने के लिए, इन्वॉल्व इन प्लेसिंग सच प्रोडक्ट फॉर कमर्शियल पर्पस। ये यूज नहीं कर रहा वो, बल्कि कमर्शियल पर्पस का मतलब यहाँ पर क्या, बेचने के हिसाब से। एंड इंक्लूड्स अ मैन्युफैक्चरर हु इज आल्सो अ प्रोडक्ट सेलर और अ सर्विस प्रोवाइडर, बट डज नॉट इंक्लूड, ध्यान से देखिएगा,
डज नॉट इंक्लूड अ सेलर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जी प्रोडक्ट सेलर के अंदर सेलर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्सक्लूड कर दिया गया अनलेस सच पर्सन इज एंगेज्ड इन सेल ऑफ कंस्ट्रक्टेड हाउस और इन कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स और फ्लैट्स। तो जी अब यहां से बताइए क्या प्रॉपर्टी डीलर्स प्रोडक्ट सेलर में आएंगे या नहीं आएंगे? अच्छा चलो ये बता दीजिए, इन्होंने फर्स्ट लाइन में कहा कि डज नॉट इंक्लूड सेलर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बाद में ये भी कह दिया अनलेस सच पर्सन इज एंगेज्ड। इसका मतलब अगर ये बंदा एंगेज्ड है इन द सेल ऑफ कंस्ट्रक्टेड हाउस और इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स और फ्लैट्स तो भैया प्रोडक्ट सेलर में आएगा, लेकिन सेलर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रोडक्ट सेलर में नहीं आएगा। ये क्या मतलब हुआ? लैंड लैंड सेल करना है तो मतलब तो वो बना नहीं रहा, लेकिन अगर फ्लैट बना रहा है तो उसका वर्क उसमें कैसा मटेरियल यूज किया है वो आता है, इसलिए वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड आ गई और उसमें फ्लैट आ गया। इमूवेबल फ्लैट ऐसे प्रॉपर्टी के अंदर लैंड आ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, पुल्स आ गए, डैम्स आ गए, रोड्स आ गई, इनको तो एक्सक्लूड कर दिया, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर्स को और बिल्डर्स को इंक्लूड कर लिया। कौन से बिल्डर्स? हु आर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स और फ्लैट्स। ठीक है। अब प्रोवाइडर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज इन एनी ट्रांजैक्शन इन विच, अब ध्यान से देखिएगा इस लाइन को, कहता जी आप प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो मेन आप क्या कर रहे हो? प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। लेकिन उस प्रोफेशनल सर्विस को प्रोवाइड करते हुए कोई भी साइड आइटम, साइड आइटम का मतलब क्या हो गया? द सेल और यूज ऑफ प्रोडक्ट is only incidental thereto, but furnishing of opinion, skill or service being the essence of such transaction. ध्यान से देखिए, you are a professional, पता कौन से प्रोफेशनल हो आप? बार्बर, आपका सैलून है, ठीक है, जहां पर आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? ओपिनियंस, स्किल्स, सर्विसेज, यही प्रोवाइड करते हैं ना। अब जी आप बालों की रीबॉन्डिंग के लिए गए, हेयर्स रीबॉन्डिंग के लिए जाते हो वहां पर, तो वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? अपनी स्किल्स, अपनी सर्विसेज। बट वहां पर उन्होंने और भी प्रोडक्ट्स रखे होते हैं, आप उनसे पूछते हैं कि ठीक है मेरी ये रीबॉन्डिंग थोड़े लंबे समय तक चले, इसके लिए कौन से प्रोडक्ट्स मैं यूज करूं, तो वो दिखा देते हैं जी देखिए ये प्रोडक्ट है, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। मेनली आप किस चीज के लिए पे कर रहे हैं? मेनली आप किस चीज के लिए गए थे? मेनली कौन सी सर्विस आपको प्रोवाइड की जा रही है? रीबॉन्डिंग ऑफ हेयर्स, जहां पर सेल और यूज ऑफ प्रोडक्ट इज ओनली इंसिडेंशियल। तो भैया आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट सेलर नहीं कहलाओगे। पॉइंट क्लियर है? हाँ जी। A person who acts only in a financial capacity with respect to the sale of the product। अब ध्यान से देखिएगा, मैं दुकान खोल के बैठा हूं साड़ियों की, बड़ी लंबी चौड़ी दुकान खोली मैंने, और जब लंबी चौड़ी दुकान खोलूंगा तो जरूरी तो नहीं सारी ट्रांजैक्शंस कैश में ही होगी, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी हो सकती है। तो जी मैंने आपसे बात करी, आप बड़े धनवान हो, मोटे सेठ हो, मैंने आपसे बात करी कि भैया अगर मैं क्रेडिट दूं कंज्यूमर को तो क्या आप मुझे पीछे से सपोर्ट करेंगे? आपने कहा ठीक है भैया, आप कंज्यूमर को क्रेडिट देना, क्रेडिट वर्दीनेस चेक करके देना, और जो उसका बिल होगा, अगर कोई क्रेडिट लेता है उसका जो बिल होगा उतना मैं आपको कैश दे दूंगा, जब कंज्यूमर से आएगा कैश आप मुझे दे देना, मैं 2% लूंगा, ठीक है। तो क्या आप दुकान पे साड़ी बेच रहे हो? साड़ी मैं बेच रहा हूं, आप पीछे से क्या प्रोवाइड कर रहे हो? सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट। So you are acting only in a financial capacity with respect to the sale of the product. You are not the manufacturer, wholesaler, distributor, retailer, direct seller or an electronic service provider. You are basically leasing a product.
without having reasonable opportunity to inspect and discover defects। मतलब आप तो इवन जो साड़ियां मैं बेच रहा हूं उसको आप देख भी नहीं रहे हो, आपके कहने से साड़ियां मंगाई नहीं जा रही है, आपको कोई इंटरफेरेंस नहीं है, आप सिर्फ क्या कैपेसिटी फुलफिल कर रहे हो, फाइनेंशियल कैपेसिटी। ठीक है। इन द प्रोडक्ट अंडर द लीज एग्रीमेंट इन विच द सिलेक्शन, पोजेशन, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट आर कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन अदर देन द लेसर। तो आप ना साड़ियों की सिलेक्शन में इन्वॉल्व हो, ना उस साड़ियों की पोजेशन आपके पास है, ना आप दुकान मेंटेन कर रहे हो, ना आप उस ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहे हो, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, पीछे से फाइनेंस दे रहे हो, लीज की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, राइट। तो ऐसे पर्सन को हम सेलर नहीं कहेंगे। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, इससे भी सिंपल दे देता हूं। कार फाइनेंस करवाते हो ना, तो फाइनेंसर को प्रोडक्ट सेलर नहीं कहेंगे। ठीक, मारुति की कार ले रहे हो और किसी से फाइनेंस करवा रहे हो जो कि उस कार को बेचने में, मैन्युफैक्चर करने में होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, डायरेक्ट सेलर किसी भी फॉर्म में इन्वॉल्व नहीं है, जो कि कार के डिफेक्ट से जिसका कोई लेना देना नहीं है, कार इंस्पेक्ट करने नहीं आया वो, आपने कार इंस्पेक्ट करी, आपने देखा, उसकी पोजेशन में नहीं है, कार्स सिलेक्शन नहीं करता वो कार्स की कि भाई कौन सी कार शोरूम पे रखी रहेगी, कौन सी नहीं रखी रहेगी, वो तो बस शोरूम पे एक अपना काउंटर डाल के बैठा है। जब आप कार लेने जाते हो आप कहते हो भैया क्या आप फाइनेंस प्रोवाइड करते हो, उसने कहा हाँ जी मैं फाइनेंस प्रोवाइड करता हूँ, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उसके बेसिस पर उसने चेक किया फाइनेंस दे सकते नहीं दे सकते, उसने आपको फाइनेंस दे दिया। तो चाहे उसने आपको कार फाइनेंस करी बट कार बेची नहीं है, उसे हम प्रोडक्ट डीलर नहीं कहेंगे, प्रोडक्ट सेलर नहीं कहेंगे। पॉइंट क्लियर है तीनों? Yes, sir. चलो जी, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस का मैंने एक सबसे अच्छा आपको एग्जांपल दिया था ना कि भैया सामने वाले को बांध लेना। अगर आपको सिलेंडर चाहिए तो चूल्हा हमसे लेना पड़ेगा, अगर आपको हमारे ब्रांड के क्लोथ चाहिए तो सिलवाना हमसे ही पड़ेगा। तो वो ट्रेड प्रैक्टिस क्या हो गई? रिस्ट्रिक्टिव। ठीक है। एक्चुअल में ना रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जैसे कि आईटीसी, क्या करती है आईटीसी? क्या करती है आईटीसी? Food chain. फूड चेन। अब अगर मैं अपने फूड को लेके आईटीसी के पास जाता हूं, आईटीसी का लोगो लगवाता हूं और कहता हूं जी मेरे फूड को प्रमोट कीजिए, तो उसके जितने भी होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उसकी चेन के अंदर आईटीसी कहेगी कि आपको मेरा ये वाला प्रोडक्ट चाहिए तो अनुराग जी का ये वाला प्रोडक्ट भी अपनी दुकान पे रखना पड़ेगा। तो जब दुकान पे रखना पड़ेगा, लोग दुकान पे देखेंगे तो ऑटोमेटिकली बिकना शुरू हो जाएगा। तो वो क्या है, ये चाहिए तो वो भी लेना पड़ेगा। Restrictive trade practice means a trade practice which tends to being about manipulation of price or its conditions of delivery or to affect flow of supplies in the market relating to goods or services in such a manner as to impose on the consumer unjustified cost or restriction, right? तो किसी भी वे में अगर आपकी प्रैक्टिस ऐसी है विच मैन्युपुलेट द प्राइस और कंडीशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, या फिर प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिलीवरी या उनका मार्केट में जो सप्लाई है, फ्लो है, उसको मैन्युपुलेट कर रहा है, किस वे में मैन्युपुलेट कर रहा है? एज टू इम्पोज ऑन द कंज्यूमर्स अनजस्टिफाइड कॉस्ट और रिस्ट्रिक्शंस and shall include delay beyond the period agreed to by a trader in supply of such goods or in providing the services which he led or is likely to lead to rise in price। जानबूझकर देरी करना, सामान को रोक के करना, जिसे हम क्या बोलते हैं, होर्डिंग, ताकि प्राइस मार्केट में क्या हो जाए, इंक्रीज। तो दुकान पे सामान है, कोरोना में हुआ है ना ऐसा, दुकान पे सामान है फिर भी भैया पीछे से आ ही नहीं रहा। आपको तो पता ना लॉकडाउन लगा पड़ा है, वैसे 200 रुपए की चीज है 300 में मिल जाएगी, देख लो। तो वो क्या कर रहा है? रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। एनी ट्रेड प्रैक्टिस विच रिक्वायर्स अ कंज्यूमर टू बाय, हायर और अवेल ऑफ एनी गुड्स
और एज द केस में बी सर्विस एज कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर बाइंग, हायरिंग और अवेलिंग ऑफ अदर गुड्स, और ये चाहिए तो ये भी लेना पड़ेगा। बताइए जी, पहले यहां तक बताइए, कोई डाउट हो तो।